मोहन सिंह जी, हम कर करा के और कर कह सकते हैं। कानून ने रविचंद्र और राजीव शुक्ला को बेल दी है। वैसे वो अभी तक शक और कानून के दायरे से बाहर नहीं है। लेकिन आप कानून के रखवाले तो है ना इंस्पेक्टर साहब। आप उन दोनों के खिलाफ और सबूत इकट्ठा क्यों नहीं करते? सर जी, 6 साल में जो बन पाया है हमने किया है। नहीं किया है इंस्पेक्टर साहब। मेरी बीवी को मारकर नहर में फेंक दिया गया और अभी तक आप ये पता नहीं लगा पाए हैं कि उसको मारने से पहले उसके साथ क्या क्या किया गया था। आपको अभी तक मर्डर वेपन नहीं मिला है। आपको वो सफेद रंग की मारुति वैन नहीं मिली है जिसमें मेरी बीवी को अगवा किया गया था। 6 साल बहुत होते हैं इंस्पेक्टर साहब इन सारी चीजों को ढूंढने के लिए। और छुपाने के लिए भी बहुत होते हैं मिस्टर मोहन सिंह। 6 साल काफी लंबे होते हैं। बात 5-6 साल की नहीं है। वक्त पर हमारा अधिकार नहीं होता है, उसे हम नहीं बनाते। पर इज्जत हम खुद बनाते हैं, उसकी रक्षा भी करते हैं। एक बार वो चली गई तो वापस कभी नहीं आती। अब कभी भी रिहा हो जाऊं, क्या फर्क पड़ता है? शक ने तो उम्र कैद की सजाई दी है, मुझे भी और मेरे परिवार को भी। कुछ समझ में नहीं आ रहा साहब, मैं दुकान संभालूं या घर। हमारी बेटी की उम्र शादी के लायक हो चुकी है, पर उसके लिए कोई रिश्ता नहीं आता। सब कहते हैं उसका बापू खूनी है, गंदे गंदे इल्जाम लगाते रहते हैं। और हमारा बेटा, वो तो अपने बापू से मिलने तक नहीं जाता, अपने नाम के साथ उनका नाम तक नहीं जोड़ता। ये सजा कब तक चलेगी साहब? देखिए, जब अदालत अपना फैसला सुनाएगी तभी पता चलेगा। एडवोकेट मसीह, रविचंद्र, आप लोग जो कह रहे हैं वो नामुमकिन है। मुझे भी ऐसे ही लगा था सर, लेकिन ये सच है। 1 साल पहले ही मुझे शक हो गया था कि इस केस की सच्चाइयां कुछ और है, इसलिए हमने अपनी खुद की तहकीकात शुरू कर दी। वकील साहब, ये हर बार ही तारीख शिफ्ट हो जाती है, छुट्टी वेस्ट हो जाती है मेरी, बेचैनी बढ़ती है। कब अपना नाम क्लियर कर पाऊंगा पूरी तरह? रवि, अब जो कुछ करना है हमें खुद करना होगा। क्या मतलब वकील साहब? मतलब ये कि कोर्ट जब तक पुलिस को आगे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए नहीं कहती, तब तक पुलिस कुछ नहीं करेगी। कोर्ट में हजारों केस चल रहे हैं, मगर तुम्हारे पास जिंदगी सिर्फ एक है। तो हम क्या कर सकते हैं वकील साहब? खुद पुलिस बन के इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। रवि, ये जो औरत रज्जो है, उसके अतीत के बारे में तुम मुझे कुछ बता सकते हो? उसका कोई पुराना दुख, कोई दर्द, कोई गुजरा हुआ हादसा? वकील साहब, वो तो हमेशा मुस्कुराती रहती थी, मदद करने में हमेशा आगे। बस एक बार आंखों में आंसू देखे थे उसके। हाँ भैया, सुनाइए। अच्छा, अरे ये तो बहुत अच्छी खबर है। लड़की कहाँ की है? लड़की बिहाना गांव की है। नहीं नहीं भैया, मैं नहीं जानता हूँ बिहाना गांव के बारे में। अच्छा भैया, रखता हूँ, पाए लागू। मास्टर जी। जी रज्जू जी। वो आप अभी बिहाना गांव के बारे में बात कर रहे थे ना? अरे हाँ, मेरे भतीजे की शादी तय हुई है, लड़की बिहाना की है। आप जानती हैं बिहाना गांव को? मेरा मायका है बिहाना। अरे वाह, कैसा है ये गांव? बड़ा है क्या? अभी कैसा है पता नहीं। क्या हुआ रज्जू जी? कुछ नहीं, कुछ नहीं। मतलब रज्जो एक अरसे से अपने मायके नहीं गई थी? हाँ, हो सकता है। चलो हम चलते हैं। फिर आप दोनों बिहाना गए, क्या पता चला वहां से? एक दूसरे ही गांव का पता मिला। क्या मतलब? बिहाना गांव के लिए रज्जो जी मर चुकी थी। अगर कोई 7 साल तक गायब रहे तो आपका कानून भी उसे मरा हुआ घोषित कर देता है। मेरी बहन 23 साल पहले इस घर से ब्याह कर गई थी, तब से दोबारा उसने इस घर में एक बार भी कदम नहीं रखा। न उसने खबर दी और न ली। आपने कोशिश भी नहीं की? ताली एक हाथ से नहीं बजती वकील साहब। रज्जो के लिए हम मर चुके हैं, तो हमें भी जिंदा होने का कोई शौक नहीं है। नमस्कार। अरे मर्जी के खिलाफ शादी कराई थी रज्जो की। ये आप क्या कह रही हैं? हाँ जी, मैंने सारी बातें सुनी। अब मेरी सुनो। ये जो रज्जो है ना, उसको तो शादी करनी नहीं थी, जबरदस्ती ब्याह दी गई। शादी क्यों नहीं करना चाहती थी? एक स्कूल का मास्टर था विक्रम सिंह, उसके साथ इसकी मंगनी हो गई थी, लेकिन पता नहीं क्या हो गया, मंगनी टूट गई
उसके बाद तो समझो ये जोगन बनने चली थी रज्जो। माँ जी, ये विक्रम सिंह कहाँ पढ़ाता था? बोला तो स्कूल में। नहीं, किस स्कूल में? अब मैं क्या जानूं, स्कूल से मेरा क्या लेना देना। हमें लगा शायद कोई लेना देना हो। 1% चांस तो हो सकता है। स्कूल कैसे ढूंढा आप लोगों ने? 6 महीने तक अलग अलग जिलों के स्कूलों के रिकॉर्ड्स की खाक छान मारी हमने। पिछले 38 सालों में हमारे स्कूल में जितने भी अध्यापक रह चुके हैं उन सबके नाम इस रजिस्टर में हैं, और यहाँ भी। विक्रम सिंह क्या पढ़ाते थे मालूम नहीं? एक भूगोल विक्रम सिंह थे जो इस दुनिया में नहीं रहे बेचारे, और एक खड़ूस विक्रम सिंह थे जो इस दुनिया में रहते हुए भी ना रहे जैसे हैं। क्या मतलब? मतलब अपने आप में खोए रहते हैं। ऐसे खामोश अध्यापक सारे जिले में ना मिले हैं। अभी कहाँ मिलेंगे? अरे वही मंदिर के पास वाली गली में तो रहते हैं। क्या बताऊं सर, रिटायरमेंट के करीब पहुंच चुके हैं और हनुमान जी की उपासना छोड़कर कामदेव जी के भक्त बने बैठे हैं। क्या मतलब? अरे वही के बस 5 साल पहले तो उन्होंने शादी की है। वकील साहब, हाँ, शायद यही विक्रम है। अरे आप आगे। रज्जो जी? हाँ? हाँ वकील साहब, ये तो रज्जो जी हैं। हाँ, आर यू श्योर? हाँ रज्जो जी। शक्ल तो मिलती है। सर दोनों एक ही शक्लें हैं और रज्जू जी ही हैं। भारत नगर है गांव का नाम। मैंने आसपास वालों से पूछा था, सबने यही कहा कि 6 साल पहले शादी करके लाया था उसे, एग्जैक्टली उसी टाइम जिस वक्त रज्जो यहाँ बुलंदशहर से गायब हुई थी, और बाद में पता नहीं किसी की लाश मिलती है। इंस्पेक्टर, ये बहुत बड़ी साजिश है। और कुछ एडवोकेट मसीह? इंस्पेक्टर साहब, ये बहुत कुछ है, और मैं किसी अच्छी खबर की उम्मीद करता हूँ। ये खबर जब तक हम लोग चेक नहीं कर लेते, आप दोनों अपने पास ही रखेंगे। खबर तो पक्की है इंस्पेक्टर साहब, और अगर आप एक्शन ले रहे हैं तो हमें किसी को बताने की क्या जरूरत है। इजाजत दीजिए। जी नमस्कार। क्या लगता है गजेंद्र? सर मुझे तो ये सारी कहानी मनगढ़ंत लगती है। लेकिन शक्ल मिलती है। भारत नगर चलने की तैयारी करो। रज्जो की किडनैपिंग और उसकी हत्या के पूरे 6 साल बाद खबर आई कि रज्जो जिंदा है। वो अपने 18 साल पहले के मंगेतर विक्रम के साथ नया घर बसाकर रह रही थी। एक आरोपी और उसके वकील ने ये चौंकाने वाली खबर लाकर दी थी, और बतौर सबूत उन्होंने एक फोटोग्राफ पेश की। लेकिन पुलिस के लिए ये फोटोग्राफ फिलहाल महज एक सुराग था, सबूत नहीं। सबूत उन्हें पुलिस प्रोसीजर्स के तहत इकट्ठा करके अदालत के सामने पेश करने थे। ये केस बहुत ज्यादा सेंसिटिव था, क्योंकि पिछले 6 सालों में 4 परिवारों पर कहर टूट चुका था। 3 आरोपियों का परिवार और एक पीड़ित का परिवार। रज्जो की सच्चाई जानने के लिए पुलिस की टीम तुरंत बुलंदशहर से निकल पड़ी। इस केस का एक नया पहलू उनके लिए इंतजार कर रहा था। जी आपका नाम? जी मैं रज्जू। आप शादीशुदा हैं? जी हाँ। पति का नाम? विक्रम सिंह। विक्रम सिंह। क्या बात है इंस्पेक्टर, क्या हुआ? जी जी यही है मेरे पति विक्रम सिंह। जी आप लोगों को हमारे साथ बुलंदशहर चलना होगा, बाकी बातें रास्ते में करेंगे। चलिए। ओम प्रकाश, कौन है ये औरत? रज्जो जी। हवलदार? रज्जू भाभी साहब। मास्टर जी। सर मैं तो पहले ही बता चुका हूँ। ओपन एंड शट केस है इंस्पेक्टर, मेरे तीनों क्लाइंट्स क्लीन हैं। रुकिए एडवोकेट मसीह साहब, रुकिए। अभी मोहन सिंह जी और सुरजीत ने कुछ कहा नहीं है। मोहन सिंह जी? मैं इस औरत से जानना चाहता हूँ, ये कौन है? हाँ मैं भी।
क्या आप इन्हें वो सब बताएंगी जो आपने मुझे बताया है? मैं इस लड़के की माँ हूँ, रज्जो। आप मोहन सिंह की बीवी से विक्रम सिंह की बीवी कैसे बनी? इस आदमी के शक ने मुझसे मेरा बच्चा, मेरी जिंदगी, सब कुछ छीन लिया। 18 साल मैं इसके साथ रही पत्नी बनकर, इसे अपना सब कुछ दिया, लेकिन इसने सिर्फ शक किया। रज्जो जी, इस बार मेरी तनख्वाह थोड़ी लेट आएगी, किराया 1 हफ्ते बाद दूंगा। कोई बात नहीं मास्टर जी। कोई बात क्यों नहीं है? हाँ, कोई बात तो जरूर है। ये क्या गन चल रहा है तुम दोनों के बीच में? कैसी बातें कर रहे हैं आप? तू अंदर चल, चल अंदर। मोहन भाई साहब, ये ओए साले, भाई साहब भी बोलता है और मेरी बीवी रज्जो पे बुरी नजर भी रखता है। हाँ, चल घर से निकल तू, घर से निकल कुत्ते, वरना मैं पुलिस के पास जाऊंगा, समझे? देख रहे हो ना भाई साहब आप लोग? हाँ, अरे कमीनेपन की हद होती है। मेरी बीवी रज्जो पे नजर रखता है ये आदमी। शिक्षक कहता है अपने आप को, शिक्षक। थू। ओम जी, ये बाकी सामान रहने दीजिए, मेरे पास 300 रुपए कम है। पैसे कम है तो क्या हुआ, कहीं भागे जा रहे हैं क्या? शुक्रिया ओम जी। पैसे तो कहीं भागे नहीं जा रहे हैं, लेकिन तू भागने का प्लान बना रहा है मेरी बीवी के साथ, हैं? मैं तेरी नीयत को अच्छी तरह समझता हूँ। अरे बेशरम है साला, दुकान की आड़ में सिटियाबाजी करता है, हैं? ये क्या कह रहे हैं, क्या बकवास कर रहे हो? चुप कर ओम प्रकाश के बच्चे। तेरी लीचड़गिरी सारी दुनिया जानती है, हर औरत के सामने ही हु हा हा, हैं? लेकिन ध्यान रहे, मेरी बीवी से दूर ही रहना, नहीं तो तेरी ये सड़ी दुकान और तुझे दोनों को बंद करवा दूंगा। तू जानता नहीं है मेरी पहुंच कहाँ तक है। आप लोग भी मोहल्ले में एक ही दुकान मिलती है क्या आपको? हैं? अरे बेशरम है साला, 1 नंबर का, दुकान के आड़ में सटियाबाजी करता रहता है ये। मेरी बीवी से दूर रहना, समझे? अरे भाभी जी, मंदिर से आ रही हैं, लाइए प्रसाद खिलाइए। आपने ट्रेन की टिकट मंगवाई थी, वो मैं ले आया हूँ। ये रही आपकी ट्रेन की टिकट और बाकी के बचे पैसे। ए साले हवलदार, छोड़ मेरी बीवी का हाथ। रुक, अभी आके बताता हूँ। भाभी जी, ये तो हद हो गई, आज जवाब दे के ही रहूंगा। नहीं नहीं भाई साहब, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। देखिए, बात बढ़ाने से क्या फायदा, आप अपने घर अबे जाइए। 2 टके के हवलदार, तेरी हिम्मत कैसी हुई रे बीच रास्ते में मेरे बीवी पे हाथ डालने की? मोहन जी, बहुत हो गया। बहुत तो अब होगा। डीसीपी से लेकर कलेक्टर, हर एक से पर्सनल टच में हूँ मैं, छोड़ूंगा नहीं तुझे मैं। और ये सारा मोहल्ला गवाही देगा मेरे लिए। देख रहे हो ना आप लोग? हाँ, आप सब लोग देख रहे हो ना क्या जमाना आ गया? ये रक्षक ही भक्षक बन गए। बेटा डरता नहीं हूँ मैं तुझसे, ऊपर तक जाऊंगा, याद रखना। चल जो, चल, टंगी लगा रखी है इधर। ये तीनों अच्छे लोग हैं, हमेशा मेरी मदद करते, शरीफ लोग, घर बार वाले लोग। इनको सबके सामने जलील होना पड़ा, इनके कारण मुझे शर्मिंदगी महसूस होती। माफी मांग नहीं सकते, ये फिर गलत समझ बैठे तो एक औरत के लिए कितनी बुरी बात है। इस उम्र में शादी के इतने साल बाद ये सब देखना पड़े। कहीं भी अकेले जाने नहीं देते, मंदिर जाती तो भी सुरजीत को साथ भेजते, 24 घंटे मुझ पर निगरानी रखते। मेरे बच्चे को इन्होंने इस कदर अपने काबू में रखा था, वो तो भूल ही गया था कि मैं उसकी माँ हूं। मैं सारा दर्द पीकर इन दोनों की पूरे दिल से देखभाल करती, मुस्कुराते हुए ताने सुनती। लेकिन एक रात तो हद हो गई। पापा, कल दोपहर को मम्मी किसी से फोन पे बात कर रही थी, जैसे ही मैं आया तो तुरंत फोन काट दिया। बकवास मत कर सुरजीत, वो मैं अपनी सहेली से फोन पे बात कर रही थी। वही था ना, शादी से पहले वाला स्कूल मास्टर जिससे तेरा चक्कर चल रहा था, जिसकी झूठन को तेरे बाप ने मेरे गले से बांध दिया। बस भी कीजिए, बच्चे के सामने कितनी गंदी बात कर रहे हैं। सुरजीत, तुम अंदर जाओ। सुरजीत कहीं नहीं जाएगा, तो यहीं रुक बेटा। तुझे जानना जरूरी है कि तेरी माँ कौन है और कैसी है। बता, शादी से पहले तूने क्या क्या गुल खिलाए? शादी से पहले तूने क्या क्या गुल खिलाए थे? हैं? किसे फोन करती है? किसे फोन करती है? नहीं समझ में आता तेरे? हैं? कितनी बार मार खाएगी? किसी को नहीं, मैं अपनी सहेली से बात कर रही थी। वो स्कूल मास्टर? रोको ना अपने पापा को, रोको ना इन्हें। रोकू? मैं रोकू?
मेरा तो दिल करता है कि मैं भी आपको मारूं। सुना बेटे ने क्या कहा? हैं? बता किसको फोन कर रही थी? बता किसे फोन कर रही थी? हैं? मोहल्ले वालों के साथ भी गुलछर्रे उड़ाती है। शादी के तुरंत बाद इन्होंने मेरे घर वालों से सारे रिश्ते नाते तोड़वा दिए। जब बाबा गए तब भी जाने नहीं दिया। पूरे 18 साल किसी से मिलने नहीं दिया। और फिर उस रात जैसा लगा जैसे मेरा बच्चा, मेरा सुरजीत भी मुझसे अलग हो गया है। उस रात मेरे अंदर कुछ टूट गया और मैंने वो घर छोड़ दिया। मैं भगवान को साक्षी मानकर इस शादी को तोड़ रही हूँ। मुझे ढूंढने की कोशिश मत कीजिए। मेरा अब आपसे कोई नाता नहीं। सुरजीत बेटा खुश रहो। भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि किसी दिन तुम्हें सच और झूठ के बीच का फर्क पता चले। मैं रहूं ना रहूं, मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। मेरे पास 2 रास्ते थे, या माँ बाप के यहाँ लौट जाऊं या फिर बनारस जाकर किसी आश्रम में भर्ती हो जाऊं। लेकिन भगवान ने तीसरे रास्ते को मेरी ओर भेजा। इनके सारे घिनौने इल्जामात झूठे हैं। शादी से पहले मेरी विक्रम जी से सगाई हुई थी। जी हाँ इंस्पेक्टर, दरअसल मेरे पिताजी की मृत्यु की वजह से ये शादी नहीं हो सकी। उसके बाद मैं शादी करना ही नहीं चाहती थी, लेकिन बाबा के कहने पर इनसे शादी की। लेकिन शादी के बाद इन्हें अपना सब कुछ माना, सिर्फ इन्हें। किसी दूसरे की तरफ देखा तक नहीं। पूरे 18 साल बस मुझे और जिल्लत नहीं सहनी थी। और जब रज्जो ने मुझे अपनी सारी बात बताई तो मैंने इनके सामने शादी का प्रस्ताव रखा, और मेरी खुशकिस्मती है कि इन्होंने हाँ कर दी। अपनी सारी बुरी यादें भुला दो अब रज्जो, और आज से एक नई शुरुआत। आधी जिंदगी तो खत्म हो गई ना विक्रम जी। लेकिन अभी आधी जिंदगी तो बाकी है ना रज्जो, और नियति की जो मर्जी है उसे हमें स्वीकार तो करना पड़ेगा ना। अब मुस्कुरा दो। उस दिन के बाद से मैंने आज तक पीछे मुड़कर नहीं देखा। मुझे आज जाकर पता चला है कि मेरे जाने के बाद ये सब हुआ है, लेकिन मैं चौंकी नहीं। इनसे और उम्मीद की भी क्या जा सकती है। लेकिन अगर मुझे पहले भनक होती तो मैं पहले ही इनका पर्दाफाश कर देती। कम से कम इन 3 भले लोगों की जिंदगी तो खराब नहीं होती। इस बयान ने तीनों आरोपियों को भी ताकत दी अपनी बेगुनाही की आवाज बुलंद करने के लिए। एक बहुत अहम सवाल का जवाब सामने आया, आखिरकार ये तीनों आरोपी फरार क्यों हुए थे? पूरे गांव में खबर फैल गई थी कि रज्जो जी अगवा हो गई हैं। हमने सुना कि मोहन सिंह हमारे खिलाफ शिकायत दर्ज करने जा रहा है। इस पागल आदमी ने तो हमारा पल्ला वैसे ही कमजोर कर रखा था। पूरे मोहल्ले के सामने हमें बेइज्जत कर चुका था ये। देख रहे हो ना आप लोग? हाँ, आप तो लोग देख रहे हो ना क्या जमाना आ गया है। ये रक्षक ही भक्षक बन गए। मेरी बीवी रज्जो पर नजर है इस आदमी की। अरे यह आदमी अपने आप को शिक्षक कहता है। आइंदा से सामान वामान लेने नहीं आई हो यहाँ। पहुंच मत जाना घर पे। हम बहुत ज्यादा डर गए थे। हम बहुत सीधे साधे लोग हैं साहब, कोई पहुंच नहीं, पहचान नहीं। मैं तो पुलिस फोर्स में होने के बावजूद इतना डर गया। इन दोनों का तब बुरा हाल था। हमने सोचा जब तक राजू भाभी नहीं वापस मिलती तब तक हमारा छुपे रहना ही बेहतर है। क्या दिन देखने पड़ रहे हवलदार भाई। जिंदगी में किसी का कोई नुकसान नहीं किया, सबसे दोस्ती, कोई बैर नहीं। फिर भी मैं तो बच्चों को सच्चाई और नेकी का पाठ पढ़ाता हूँ, उस पर अमल भी करता हूँ।
मैं मोहल्ले में सर उठा के चलता हूँ, और मैं ही क्यों, आप सभी भी तो चलते हैं। लेकिन अगर पुलिस हमें गिरफ्तार करके घसीट के घर से ले गई तो मोहल्ले में कितनी थू-थू होगी। पुलिस मार मार के खाल खींच लेते हैं लॉकअप में। अरे यार, हम अपने घर लौट भी पाएंगे क्या कभी? ऊपर वाले पे भरोसा रखिए। चलो अभी चलते हैं। शिकायत दर्ज हो चुकी है और वारंट भी हमारे खिलाफ निकल चुका है। हम रोज भगवान से प्रार्थना करते थे कि रज्जो भाभी के अपहरणकर्ता उन्हें छोड़ दें, ताकि हम इज्जत के साथ अपने घर लौट सकें। बहुत बुरी हालत हो गई थी हमारी, घर वालों की याद, और ऊपर से पैसे भी सारे खत्म हो गए थे। लेकिन 1 महीने बाद जब लाश मिलने की खबर आई तो हमें लगा कि अब और भागने चुकने में कोई फायदा नहीं, कब्रें खुद गई हैं हमारी। हमारे पास सरेंडर के अलावा और कोई चारा नहीं था। रज्जो जी, आप ही अदालत को बताइए, एक आप ही हैं जो तीनों की खोई हुई इज्जत वापस दिला सकती हैं। बताऊंगी, सब कुछ बताऊंगी जी। तो अब आप बताइए मोहन सिंह साहब, ये औरत कौन है? मैं नहीं जानता। ये तुम्हारी पत्नी रज्जो नहीं, सुरजीत की माँ रज्जो नहीं? सुरजीत की माँ और मेरी पत्नी रज्जो को हमने अपने हाथों से आग दी, और मरने के बाद कोई इंसान वापस जिंदा नहीं होता। हो सकता है ये मेरी पत्नी रज्जो की हमशक्ल हो, प्लास्टिक सर्जरी का भी कमाल हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि इस औरत को इस चालाक वकील ने खड़ा किया है ताकि मेरे पत्नी के ये तीनों कातिल आजाद हो सके। ये मेरी पत्नी रज्जो नहीं है, हो ही नहीं सकती। क्यों बेटा, ये तेरी माँ है? नहीं, मेरी माँ मर चुकी है। कहानी ने एक और जबरदस्त ट्विस्ट ले लिया था। मोहन सिंह और सुरजीत दोनों ही रज्जो को पहचानने से साफ इनकार कर रहे थे। फिर एक बार शक की सुई डगमगाई। क्या मोहन सिंह की बातों में जरा सी भी सच्चाई थी? क्या रज्जो के बयान में थोड़ी सी भी खोट थी? क्या यह वाकई कोई साजिश हो सकती थी? पुलिस ने दोनों पार्टियों पर नजर रखी और दोबारा से इस केस की छानबीन शुरू कर दी। सर, वो विक्रम स्कूल टीचर है और रविचंद्र भी स्कूल टीचर है। हो सकता है दोनों मिले हुए हों। होने को तो हो सकता है, लेकिन सबसे पहले रज्जो की असलियत क्लियर करनी है। जी। तुम सबसे पहले उसके भाई से कांटेक्ट करो, अगर है तो उसका रज्जो से खून का रिश्ता है। 25 साल से हमने उसे देखा तक नहीं है, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। देखिए भाई साहब, अगर आप कोऑपरेट करेंगे तो अच्छा रहेगा। बहुत से लोगों की जिंदगियां दांव पर लगी हुई हैं, इसीलिए मैं कह रहा था। मुझे क्यों एतराज होने लगा इंस्पेक्टर साहब? अभी बुला देता हूँ। सुरजीत, सुरजीत बेटे। जी पापा। बेटा, ये इंस्पेक्टर साहब जो बोले वो करो, डरो नहीं। मुझे कोई एतराज नहीं, मैं तो कुछ भी करने को तैयार हूँ, बस उस दरिंदे को सजा हो जाए। अपने आप को रज्जो कहने वाली औरत, असली रज्जो का बेटा सुरजीत और असली रज्जो का भाई, तीनों का डीएनए टेस्ट करवाया गया। यह टेस्ट शक को यकीन में बदलने वाला था। 4 परिवारों को इस टेस्ट का बेहद इंतजार था और रिजल्ट ने सारे शक दूर कर दिए। रज्जो और उसके भाई का डीएनए टेस्ट मैच हुआ। रज्जो और सुरजीत का डीएनए टेस्ट मैच हुआ। रज्जो वाकई रज्जो थी, सुरजीत की मां और मोहन सिंह की पत्नी, जिससे उसने रिश्ता तोड़ा था। मोहन सिंह, 6 साल तक तुम मेरे केबिन में आकर मुझसे सवाल करते रहे। आज मैं तुम्हारे घर आया हूं, मुझे कुछ जवाब चाहिए। कैसा जवाब? रज्जो की किडनैपिंग और लाश की सच्चाई क्या है? वो तो 6 साल पहले ही मैं आपको बता चुका हूँ। 6 साल पहले मैंने और मेरी टीम ने 3 बेगुनाह लोगों को जानवरों की तरह पीटा, उन पर केस किए, उनकी जिंदगियां बर्बाद हुई। तुम्हारी जिंदगी मेरे लिए बहुत कम मायने रखती है, तो चुपचाप सच बोलोगे तो शायद जियोगे। अरे रज्जो, रज्जो, सुरजीत बेटे। हाँ पापा। मेरा शक सही निकला बेटा, भाग गई वो उल्टा। तेरी माँ तुझे, मुझे, हम दोनों को छोड़कर भाग गई।
भाग गई बेटा। नहीं नहीं पापा, ऐसा नहीं हो सकता पापा, अभी नहीं जा सकती पापा, नहीं ऐसा नहीं है। रो मत बेटा, बेटा आज से तेरा बाप तेरी माँ मैं खुद हूँ बेटा। बेटा मैं जैसे बोलूंगा वैसे ही करते जाना, करेगा ना बेटा? जैसा कहोगे वैसा ही करूँगा पापा। फिर मैंने पूरी झूठी कहानी बनाई किडनैपिंग की और आपके पास आकर एक झूठी रिपोर्ट लिखवाई। मैंने अपने बेटे सुरजीत को अपनी तरफ कर लिया था और मुझे पूरा यकीन था कि वो हमेशा मेरा साथ देगा। उन तीनों के नाम ही क्यों लिए, किसी और के क्यों नहीं? क्योंकि वो तीनों मुझे सबसे ज्यादा खटकते थे। मेरी बीवी उनसे सबसे ज्यादा घुल मिलकर बातें किया करती थी। बातें किया करती थी, सिर्फ बातें, शराफत से। मानो या ना मानो, मेरी बीवी बेवफा थी। वो बेवफा नहीं थी, बल्कि तुम बीमार थे, अब भी हो। शक की बीमारी से ही मरोगे तुम। लावारिस लाश की शिनाख्त में तुमने उसे रज्जो कहकर क्यों पहचाना? क्योंकि मैं जानता था मेरी बीवी रज्जो कभी वापस नहीं आएगी। मोहन जी, एक लाश मिली है, आपको शिनाख्त के लिए बुलाया है। हे भगवान। सर मैं आपको बता दूं, लाश बहुत बुरी हालत में है। लाश को पहचान पाना बहुत मुश्किल है। अपनों को तो किसी भी हालत में पहचाना जा सकता है। आप एक मिनट रुकिए, मैं अपने बेटे को साथ ले चलता हूँ। 2 जन रहेंगे तो हिम्मत बनेगी और पहचानने में चूक नहीं होगी। सुरजीत, बेटा सुरजीत। बेटा एक लाश को पहचानने जाना है, बस कहना मम्मी है और ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। जी पापा, जैसा आप कहें। आर्निया के एक तालाब से मिली है लाश। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट कहती है कि मौत कई दिन पहले हुई है। देखिए मोहन साहब, लाश काफी सड़ चुकी है। क्या कर दिया था तेरे साथ उन लोगों ने? उन तीनों कमीनों पर मर्डर और किडनैपिंग का चार्ज लगाकर मैं आधी लड़ाई तो वैसे ही जीत चुका था। ऊपर से उन तीनों बेवकूफों का भागना मेरा काम आसान कर गया। मर्डर का केस बनते ही उनके टेंटवे दब चुके थे, हमेशा हमेशा के लिए। हमेशा हमेशा के लिए तो बस एक ही चीज रहेगी, तुम्हारे शक की बीमारी, जो तुम बखूबी अपने बेटे को भी दे चुके हो। मुबारक हो, जश्न जेल में ही मनाना, पूरी उम्र पड़ी है। मोहन सिंह और सुरजीत को संगीन झूठे इल्जाम लगाने और झूठे बयान देने के जुर्म में गिरफ्तार किया गया। दोनों पर मुकदमे चलेंगे और 10 साल की सजा होने की संभावना है। अदालत ने ओम प्रकाश को बाइज्जत बरी किया है। कांस्टेबल राजीव शुक्ला और स्कूल टीचर रविचंद्र के खिलाफ केसेस भी खारिज किए गए हैं। रज्जो विक्रम के साथ खुश तो है, पर अपने बेटे की याद और बुरे दिनों के सपने उसे आए दिन डिस्टर्ब करते रहते हैं। शक का शिकार जिंदगी भर तड़पता है। कल और आज 2 भागों में दिखाई गई ये दास्तान शक की कहानी वाकई एक अद्भुत केस है। किसी ने किसी की जान नहीं ली, लेकिन शक ने कितनी सारी जिंदगियां बर्बाद कर दी। मर्द और औरत के रिश्ते के बीच में जब शक का वायरस दाखिल होता है तो वो एक दस्तक होती है कि सिर्फ रिश्ते ही नहीं बल्कि रिश्तेदार भी खतरे में हैं। क्राइम पेट्रोल दस्तक लगातार आपके लिए जुर्म की कहानियां लेकर आता रहेगा। हमारा मकसद है जुर्म से लड़ना, उसे कम करना, और उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है उसे समझना। आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।